करके देखें हम क्वेश्चंस कि क्या होता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको प्रोबेबिलिटी आता है, वही प्रोबेबिलिटीज निकाल के हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट करेंगे और उससे आगे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कुछ भी वो हमें कह सकता है फाइंड आउट करने के लिए। जैसे हम यहाँ पे ये सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वो कहता है रेचल है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि आपने सिर्फ शुरू में देख लेना है कि एक्स जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है, यानी एक्स किसकी प्रोबेबिलिटीज वो निकालने को कह रहा है, वो आपने क्वेश्चन में पढ़ के अंडरस्टैंड कर लेना है कि एक्स को किसको डिफाइन कर रहा है। ओके, अब करके क्वेश्चन रीड करके देखते हैं और क्या है इसमें। ओके, रेचल हैज थ्री कॉइन्स, द फर्स्ट कॉइन इज बाइस्ड so that the probability of obtaining a head thrown is 1/3। ओके, आपका फर्स्ट कॉइन है, उसमें आपके पास हेड की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/3, तो आपके पास टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/3। उसके बाद सेकंड कॉइन है और उसमें the second coin is biased so that the probability of obtaining a head thrown is 1/4। ओके, इसकी 1/4 है तो टेल की कितनी हो जाएगी, 3/4। और जो थर्ड कॉइन है वो फेयर है, तो इसका मतलब है कि उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो यहाँ पे तीन डिफरेंट कॉइन्स हैं, तीनों की हेड और टेल्स की प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। वो कहता है रेचल थ्रोज अस द थ्री कॉइन्स एट द सेम टाइम, तीनों को वो फेंकेगी। द रैंडम वेरिएबल एक्स इज द नंबर ऑफ टेल्स दैट शी ऑब्टेन। ओके, यहां पे जो वो एक्स डिफाइन कर रहा है वो नंबर ऑफ टेल्स को डिफाइन कर रहा है कि जितने भी आपके नंबर ऑफ टेल्स आते हैं वो आपके एक्स हैं। अच्छा, अब जब यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूं, कितने टेल्स आ सकते हैं एक एक करके, इधर एक्स और इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ओके, आप कह रही हो कि तीन दफा तीनों कॉइन जब आप फेंकते हो सकता है कि आपके तीनों के तीनों टेल्स आ जाएं, या फिर दो टेल्स आ जाएं, या फिर एक टेल आ जाए, या फिर कोई भी टेल ना आए। तो ये जो एक्स की वैल्यूज हैं ये हमने इस तरह फिगर आउट की हैं कि जब वो कहता है नंबर ऑफ टेल्स है आपके एक्स, तो हो सकता है कोई भी टेल ना हो सकता है तीनों टेल हो सकता है एक हो सकता है दो हो। मैं नॉर्मली जब स्टार्ट करता हूँ ना आपकी वैल्यूज को फिल करना, मैं या यहां से स्टार्ट करता हूँ, या तो तीनों टेल्स की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लो, और या तो तीनों टेल्स नहीं है इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। इनको निकालना सबसे इजी रहता है क्योंकि इसमें सबसे कम सिनेरियोस क्रिएट हो रहे होते हैं। अगर मैं यहां पे लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, इसका क्या मतलब था एक्स इक्वल टू 3 का, क्या तीनों टेल्स हैं, यानी मैंने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो फर्स्ट टेल, सेकंड टेल और तीनों टेल होने चाहिए। फर्स्ट टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3। दूसरे टेल की प्रोबेबिलिटी 3/4 और थर्ड टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। जरा इसको सिंप्लीफाई करें और देखें आपके पास वैल्यू जो है वो क्या निकल के आती है। मल्टीप्लाई टेल एंड टेल एंड टेल एंड मल्टीप्लाई होता है। देखें इसका आंसर क्या आता है। आई थिंक इस वन ही करो, वैसे ही करो तो जल्दी हो जाएगा। टू टू से कट गया, थ्री थ्री से कट गया, तो रह ही पीछे 1/4 गया, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1/4 लिख लेता हूँ। ओके, दूसरी जो मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा वो एक्स इक्वल टू 0 की निकालूंगा। अब एक्स इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, कोई भी टेल नहीं है। जब कोई भी टेल नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों के तीनों आपके हेड्स ही आए थे। ठीक है, अब तीनों हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3, 1/4 इंटू 1/2। तो 1/24 हमारी ये लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी निकल आई। और एक जो है वो आप अपनी मर्जी से ले लो, आप एक्स इक्वल टू 1 लेना चाहते हो, एक्स इक्वल टू 2 लेना चाहते हो, दोनों में से दोनों ही चाहिए हमें, तो मैं एक्स इक्वल टू 1 से कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू 1 का क्या मतलब होगा कि कितने टेल्स हैं, एक। अब हो सकता है कि पहला वाला टेल हो, बाकी दोनों हेड्स हो, प्लस दूसरा वाला टेल हो, बाकी दो हेड्स हो, या फिर पहले दोनों हेड्स हो और तीसरा टेल हो। इन तीन के अलावा और कोई सिनेरियो नहीं बनता। ओके, अब ऊपर से देख देख के पहले टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऊपर से टॉप से 2/3, और फिर अगले दोनों हेड्स की क्या है, 1/4 इंटू 1/2। अब इसी तरह पहले हेड की प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर टेल की प्रोबेबिलिटी 3/4, और फिर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। इसी तरह अगले फिर पहले दोनों हेड्स हैं, 1/3 इंटू 1/4, और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। कैलकुलेटर पे करें और देखें इसका आंसर जो है वो क्या निकल के आता है।
1/4 है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ 1/4। ठीक है। ओके, यहां पे मैं लिख लिया 1 के कॉलम में 1/4। अब जब मेरा एक रह जाता है उसको निकालना सबसे आसान होता है, क्योंकि मुझे पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। तो मैं इन सबको ऐड करता हूं, यानी कैलकुलेटर पे करो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/24, तीनों को ऐड करो और उसको एंड पे 1 से माइनस कर लो, तो आपके पास ये जो आखिरी मिसिंग प्रोबेबिलिटी है ये भी निकल आएगी। 11/4 तो नहीं हो सकता, 24, सॉरी, ठीक है, 11/20। आखिरी प्रोबेबिलिटी आप इस तरह निकाल सकते हो कि हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। आप इन तीनों को, यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/24, तीनों निकाल लो, ऐड कर लो, जो भी आंसर आएगा उसको 1 से माइनस करना, तो ये 11/24 ये आखिरी वाला आ गया। वरना दूसरा तरीका वही है, जिस तरह नीचे सिनेरियोज बनाए हैं आप नीचे सिनेरियोज बना के बना लो, उससे भी 11/24 ही हमारा आना चाहिए। तो अगर आप देखो, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेकिन आप नोट करें तो बना कैसे, निकला प्रोबेबिलिटी से ही। अगर आपको ये नीचे प्रोबेबिलिटीज निकालनी आती हैं तो ये आप टेबल भी इजीली बना सकते हो। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करके देखते हैं। ओके, क्वेश्चन रीड कर लो, फिर देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना। ओके, रीड कर लिया सबने। ओके, 10 मार्बल्स, दो कलर्स हैं रेड एंड ब्लू, और एक्स किसको डिफाइन कर रहा है? बिल्कुल ठीक है, और याद रखो ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, और एक्स जो है दैट इज द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स दैट हैज बीन सिलेक्टेड। और आपने टोटल मार्बल्स कितने सिलेक्ट करने थे? 4 सिलेक्ट करने थे, तो 4 में से, अच्छा चलो एक एक करके पार्ट करते हैं फिर, ताकि आगे ना चले जाऊं मैं। ए पार्ट की बात करते हैं, जब वो आपको कहता है x = 2, इसका मीनिंग क्या है कि कितने ब्लू मार्बल्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। अब इसको हम करेंगे कैसे? एक तरीका तो आपका सिंपल वही है, क्या कि आप इसके बैठ के सिनेरियोज क्रिएट कर लो कि आपके कितने सिनेरियोज होंगे जिसके अंदर आपके ब्लू मार्बल्स आते हैं। जैसे एक्चुअली होंगे काफी सारे, बट मैं लिख लेता हूं। जैसे हो सकता है कि पहला ब्लू हो, दूसरा ब्लू हो, अगले दोनों क्या हो जाए? रेड, फिर ब्लू, रेड, रेड, ब्लू, फिर ब्लू, रेड, ब्लू, रेड, और रेड, रेड, ब्लू, ब्लू। अब अगर आप नोट करना शुरू करो तो देयर आर सो मेनी आउटकम्स जो आपको लिखने पड़ेंगे, और आपका कोई एक भी मिस हो गया तो दैट इज अ प्रॉब्लम। इसका ऑल्टरनेट वे भी हमने सीखा था जब प्रोबेबिलिटी में, ये सी वाला जिसमें सिलेक्शन वाला होता है, वो वे बेटर रहता है जब आपके बहुत सारे सिनेरियोज बन रहे हो। कम भी हो तो आप यूज कर सकते हो, बट जब बहुत ज्यादा होते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि वो हम सी वाला मेथड यूज कर लें। मुझे ये पता है कि मेरे 2 ब्लू रहेंगे और 2 रेड रहेंगे, इसी तरह ही है। ब्लू मेरे थे कितने? 6, तो लिखेंगे 6C2। रेड कितने थे? 4, 4C2, डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल मार्बल्स मेरे कितने हैं? 10, और सिलेक्ट इसमें से कितने करने हैं? 4। इसको आप सॉल्व करें, देखें आपके पास इसका जो आंसर है वो क्या निकल के आता है। हम्म, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मैंने पढ़ा है। लेकिन सीख लो, ये इसी तरह ही करते हैं कि इसमें जब आपको सिनेरियोज मल्टीपल बन रहे होते हैं ना, हाँ, ये सी वाला जो बाइनोमियल वाला ही सी है। कितना है? 3/7, और डिवाइडेड बाय 10C4 की है। 10C4 डिवाइडेड बाय 10C4,
बेटा न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? 6c2 into 4c2 is the numerator divided by 10c4 is the denominator. तो आपका आंसर आता है 3/7, जो कि क्लियरली मुझे यहाँ साइड पे भी नजर आ रहा है। उसने आंसर दिया हुआ है कि आंसर 3/7 आना चाहिए। शो दैट ये था। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। जब इसी तरह मैं सेकेंड पार्ट पे मूव करता हूं तो सेकेंड पार्ट में देखो, टेबल बनाने को कह रहा है। टेबल में पहले तो आपको खुद एक्स की वैल्यूज आपने डिसाइड करनी होती हैं। डिसाइड नहीं, यानी आपको फिगर आउट करनी होती है कि एक्स की वैल्यूज कहां से लेके कहां तक होंगे। अब आप सिनेरियो को जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे तब तक प्रॉब्ली आपको समझना है। अब याद रखो, एक्स इज द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स दैट यू सिलेक्ट। अब हो सकता था कि एक भी ब्लू मार्बल ना आप सिलेक्ट करते, हो सकता है आप एक ब्लू मार्बल सिलेक्ट कर सकते, हो सकता है आप दोनों ब्लू मार्बल सिलेक्ट करते, हो सकता है तीन ब्लू आप सिलेक्ट करते, या हो सकता है कि चारों के चारों आप ब्लू मार्बल सिलेक्ट करते। इसमें से जो प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं वो 2 की निकाल चुके हैं, विच इज ऑलरेडी 3/7। अब सबसे पहले मैं बाउंड्रीज वालों को कर लेता हूं क्योंकि उनको करना सबसे आसान है। यानी फॉर एग्जांपल जब मैं x = 0 की बात करता हूं, इसका मतलब भाई कोई भी ब्लू नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो कि चारों के चारों रेड होंगे। अगर आप इसको सी वाले मेथड से करो, आई थिंक सबसे बेटर और इजियर वे वही रहता है जब आपको करने हो। वरना आप वैल्यूज लिख के भी कर सकते हो, बट यहाँ पे चारों रेड हैं तो क्या करेंगे जी? किसकी वैल्यू नहीं दी हुई? किसकी वैल्यू नहीं दी हुई? तो हमने निकालनी है ना, प्रोबेबिलिटी तो हमने निकालनी है। अब किस तरह निकल रही है? चारों रेड है। रेड थे कितने हमारे पास? चार, तो 4c4। और टोटल कितने हैं? टोटल 10 मार्बल्स है और उनमें से सिलेक्ट चार होने थे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1/210। तो ये मेरे पास जीरो की प्रोबेबिलिटी निकल आई 1/210। इसी तरह मैं अब जो अगली फाइंड करूंगा वो मैं x = 4 की करूंगा। इसका मतलब क्या होगा कि मेरे चारों के चारों ब्लू हैं। अब इसको कैसे करेंगे? मेरे पास टोटल ब्लू मार्बल्स कितने थे? 6। सिलेक्ट कितने करने हैं? चार। 6c4 डिवाइडेड बाई टोटल विच इज 10c4। कैलकुलेटर पकड़े और देखें इसका आंसर क्या आता है। 1/14। तो ये मेरे पास आखिरी वैल्यू भी निकल आई 1/14 करके ये। अब 1 और 3 में से मेरी मर्जी है मैं कौन सा करना चाहता हूं। आप बताओ कौन सा करें? 1 कर लें, चलो। 1 का मतलब है कि मेरे पास एक ब्लू मार्बल होगा और तीन रेड होंगे, यही मतलब बना। ओके, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ब्लू, ब्लू थे कितने हमारे पास? 6, तो मैं इसे लिखूंगा 6c1। और रेड थे 4, तो मैं इसे लिखूंगा 4c3 डिवाइडेड बाय 10c4। 4/35। तो ये वैल्यू भी मैं यहां टेबल में लिख लेता हूं, 1 की वैल्यू 4/35। और अगर आप x = 3 भी इसी तरह निकालना चाहते हैं हम निकाल सकते हो, बट दूसरा वे क्या है, इन चारों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें, देखें क्या आंसर आता है, उसको एंड पे 1 से माइनस कर लो, तो आपके पास 3 की प्रोबेबिलिटी भी निकल आएगी। कितनी आती है? 8/21। क्योंकि अब कैलकुलेटर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन बात सही है, वो रियलाइज आपको भी ये होना चाहिए कि कैलकुलेटर पे लिखते हुए बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। आपको चीजें आती होती हैं, लिखते भी आप ठीक हो, बट कैलकुलेटर पे लिखते हुए कहीं प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा दिया, वैल्यू सारी खराब हो जाती है। तो इसमें एक्चुअली में बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं। नॉट दैट कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो कॉन्सेप्ट आता होता है, फिर बाद में रियलाइज आप लोग करते हो कि पेपर में तो मैं ठीक करके आया हूँ, मैंने वर्किंग भी सही की, तो मेरा आंसर क्यों नहीं आया? वो इसीलिए नहीं आते। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली बहुत ध्यान से आपको कैलकुलेटर के ऊपर करना पड़ता है। एनीवेज, तो ये देखो पहला पार्ट आपका 2 मार्क्स है, ये टेबल आपका 4 मार्क्स है, तो 6 मार्क्स आपके यही हो गए, और 3 मार्क्स और है 9। तो 50 में से 9 मार्क्स के एक ही टॉपिक से आपके मार्क्स बनते हैं। ठीक है, एनीवेज अगला वाला पार्ट करते हैं। वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ द ब्लू मार्बल आर चोजन, two of the marble chosen are blue given that at least one red marble and at least one blue marble are chosen. यानी हमारा जो जो लाइन जो साइड पे होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी में कंडीशन है गिवन दैट
वो ये है कि एक रेड और एक ब्लू तो होना चाहिए। टोटल 3 ब्लू और 1 रेड होना चाहिए। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ब्लू रेड ओके, एक एक करके लिख लेते हैं ताकि एक दफा समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये गिवन दैट का है, जिसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते थे। उसके लिए हमने डिसाइड ये किया था कि हम यहाँ पे सेंटर में लाइन लगा लेते हैं, ठीक है, और पहले तो गिवन दैट के बाद की लिखते हैं। अब गिवन दैट उसने क्या लिखा था, एक रेड होना चाहिए। एक रेड एक ब्लू होना चाहिए। तो अगर आपके पास टोटल कितने होने चाहिए वैसे, Four. टोटल सिलेक्ट हमने कितने करने थे, 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट, हाँ 4 सिलेक्ट करने, 4 में से एक रेड एक ब्लू होना चाहिए। ओके, टोटल 4 पूरे करने हैं। तो अगर आप एक रेड कर लेते हो तो ब्लू कितने होंगे, 3 ब्लू होंगे। या फिर और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2 रेड 2 ब्लू, या फिर 3 रेड 1 ब्लू। ये सारे के सारे फॉल करते हैं गिवन दैट की कंडीशन के बाद कि इन सब के अंदर एटलीस्ट 1 रेड है और 1 ब्लू है। तो एक उसी क्वेश्चन में बोला है एटलीस्ट 2 विद मार्बल चोजन आर ब्लू। वो ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी जो हम ऊपर लेते क्या दोबारा, टोटल 4 है ना, 2 आंसर 2 बाद में चूज करते हैं। नहीं नहीं, 2 पहले या 2 बाद में नहीं, किस चीज की बात कर रहे हो आप, प्रोबेबिलिटी कैन एटलीस्ट 2 विद मार्बल चोजन। वो अभी लिखने लगे। हाँ, अब 2 ब्लू, एटलीस्ट 2 ब्लू होने चाहिए। नहीं नहीं, अभी जो ये जो हमने हिस्सा लिखा है ये गिवन दैट के बाद वाला लिखा है। वो जो आप फाइंड द प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो वो डैश से पहले लिखते हैं, ठीक है। अभी जो आप पूछ कह रहे हो फाइंड द एटलीस्ट 2 वाला, वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप 2 ब्लू सिलेक्ट कर रहे हो तो 2 रेड सिलेक्ट करोगे, प्लस दूसरा क्या सिलेक्ट करोगे, 3 ब्लू 1 रेड। समझ आया कि नहीं आया, इसके आगे वो गिवन दैट के बाद कहां पे गिवन दैट आगे क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट प्लीज वन द रेड मार्बल एक 1 रेड होना चाहिए और या एक ब्लू होना चाहिए, 4 में से। 4 में से। अच्छा यानी एक ब्लू भी होना चाहिए एक रेड भी, ये नहीं हो सकता कि चारों के चारों रेड हो जाएं। अच्छा वो अलग इन्फॉर्मेशन है। हाँ, 2 अलग अलग इंफॉर्मेशन। समझ आया, ओके। इनकी वैल्यूज हम ऊपर से देख के लिख सकते हैं। अच्छा, 2 ब्लू हो या 3 ब्लू हो, इनके अंदर एक एक रेड हमारा आ रहा है। बात समझ आ रही है। अच्छा, आप में से किसी का ये भी एक क्वेश्चन हो सकता था, मैं एक्चुअली बता देता हूं क्योंकि अभी यहाँ पे बात नहीं हो रही। ये भी तो आप लोग मुझे खुद बताओ, हमने 2 ब्लू 2 रेड, 3 ब्लू 1 रेड, बट मैंने चारों ब्लू नहीं रखे क्योंकि एक मैं सिर्फ दोबारा दिखा देता हूं। उसने लिखा था एटलीस्ट 2 ऑफ द मार्बल चोजन आर ब्लू, एटलीस्ट 2 ब्लू होने चाहिए। हो सकता है दोनों ब्लू हो सकता है तीनों ब्लू हो सकता है चारों ब्लू भी हो, इस कंडीशन पे तो फुलफिल करते हैं। बट मैंने चारों ब्लू लिखा नहीं, क्यों, रेड होना जरूरी है तो एग्जैक्टली वो बिल्कुल ठीक कह रही है। द थिंग इज कि क्यों नहीं लिखा, अगर ये चीज ना लिखी होती, गिवन दैट एक रेड एक ब्लू होना चाहिए, यानी इसका मतलब ये है कि कम से कम एक रेड और एक ब्लू होना चाहिए। यानी आपने सिर्फ वो सिनेरियोज यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं जिसमें कम से कम एक ब्लू और एक रेड जरूर आता हो। बट यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी में डिफाइन कर रहा था कि आपने सिलेक्ट ही वो करने हैं जिसमें कम से कम 2 ब्लू होते हैं। तो अगर मैं 4 ब्लू लिख लेता, बट इस साइड के ऊपर रेड तो कोई भी नहीं है इसमें, मुझे रेड भी तो साथ सिलेक्ट करना है। बात समझ आ रही है, इसलिए वो 4 ब्लू वाला सिनेरियो मैंने लिखना ही नहीं है क्योंकि उसमें गिवन दैट एटलीस्ट 1 इज रेड फुलफिल नहीं हो पा रहा। अलग है ये अलग है। नहीं नहीं, जब हम यहां लिखते हैं ना तो दोनों को लिखते अलग अलग है। अब जब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब इसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा मतलब क्या है कि आपने वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें एटलीस्ट 2 रेड हो, सॉरी 2 ब्लू हो, गिवन दैट कि एक ब्लू और एक रेड होना जरूरी है उसमें। जब आप 4 ब्लू लिख लेते हो, मैं मान लेता हूं 4 ब्लू, इसमें एटलीस्ट एक कंडीशन फुलफिल हो गई, गिवन दैट एटलीस्ट 2 ब्लू, ये फुलफिल हो रही है। बट गिवन दैट एक ब्लू और एक रेड होना चाहिए, क्या ये फुलफिल हुआ कि एक ब्लू एक रेड है उसमें?
फोर ब्लू के अंदर नहीं, इसलिए फोर ब्लू वाला सिनेरियो सिलेक्ट नहीं हो रहा। बात ये हो रही है कि वो जो लाइन है ना, पहले दोनों को अलग अलग देखा, फिर उनको कंबाइन करके देख रहे हैं क्या दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, नहीं हो रही। अब टू ब्लू टू रेड, इसको टेबल से देख के हम लिख लेते हैं। जब टू ब्लू है तो प्रोबेबिलिटी क्या थी, 3/7 प्लस थ्री ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 8/21। अच्छा, अब गिवन दैट वाला हिस्सा सेपरेटली देखने की क्यों जरूरत थी, जो आप पूछ रहे थे ना कि क्यों लिख रहे हैं, क्यों कि जो गिवन दैट वाला पोर्शन होता है ना, यानी ये पूरा का पूरा पोर्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में लिखते हैं। इसका यानी कोई लेना देना नहीं होता इस पहले वाले पोर्शन के साथ। बात समझ आ रही है? इसीलिए अलग अलग लिखना इंपॉर्टेंट होता है। उनको कंबाइनली भी देखना है, उनको अलग अलग भी लिखना है। अलग क्यों? क्योंकि डैश के बाद वाला जो हिस्सा होता है उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आती है। अब डिनोमिनेटर में किस किस की प्रोबेबिलिटी आएगी, जिसमें थ्री ब्लू थे जो कि 8/21 हो गया, जिसमें टू ब्लू थे जो कि 3/7 हो गया, और जिसमें एक ब्लू था जिसकी प्रोबेबिलिटी 4/35 हो गई। इसको अब आप कैलकुलेटर पर डालें और इसको सॉल्व करें, देखें आपका आंसर क्या बनता है। 85/97, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, ये हमारा आंसर है। देख रहे, थोड़ा टेक्निकल था बट इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मैं कहता हूँ इसमें इंग्लिश इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि वो एक्चुअली आपसे मांग क्या रहा है, और अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है और क्या इग्नोर करना है वो आपको देखना है। पिछला कौन सा, उसमें क्या है? नहीं नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज इट इज नॉट फ्रॉम दिस टॉपिक, एक्चुअली यहाँ पे गलत डला हुआ है। ये टॉपिक ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, नॉट दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये चेंज हो गया यहाँ से। एनीवेज, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, ओके। अब ये भी कुछ सेम उसी तरह का है। आपके पास दो डाइस हैं जिनके ऊपर नंबर्स ये लिखे हुए हैं। द टू स्कोर्स आर नोटेड, द रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज फॉलोअर्स। इफ द टू स्कोर्स आर इक्वल, x की वैल्यू 0 होगी। इफ द टू स्कोर्स आर नॉट इक्वल, x इज द लार्जर स्कोर माइनस द स्मॉलर स्कोर। ओके, समझ आ रहा है सबको कि क्या क्वेश्चन है? नहीं है? अगर दोनों दो डाइस फेंकते हो, अगर दोनों सेम आंसर आते हैं तो तब तो x की वैल्यू 0 कंसिडर होगी। बट अगर दोनों सेम नहीं है तो कौन सा क्या कंसिडर होगा, दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वो कंसिडर किया जाएगा। अब इसको आप, हाँ, एक पे 5 आया, एक पे 2 आया, तो 5 - 2 करेंगे, जो 3 बनता है दैट इज सपोज टू बी द वैल्यू ऑफ x। तो माइनस करने पे क्या क्या आंसर्स आ सकते हैं, एक चीज मैं बता देता हूं। एक तो आप इसको माइंड में भी कर सकते हो, यानी आप x की वैल्यूज देख लो कि किसको माइनस करने पे क्या क्या बनता है। हाँ, आंसर 5 तक आएगा मैक्सिमम, क्योंकि 6 हाँ। - 1 मतलब 5 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 6 - 1 5 मैक्सिमम हो सकता है, और मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। 0 हो सकता है, और यानी 1 1 आ जाए तो 0 हो गया, 2 2 आ जाए 0 हो जाए, 3 3 आ जाए 0 हो जाए। और इनके अलावा जब डिफरेंस करते हैं तो 1 और 2, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 4 - 1 3, 5 - 1 4, और 6 - 1 5। और इनके जो बीच के पेयर्स हैं, यानी 3 माइनस, अगर मैं 5 - 2 करता 3 आता, या 5 - 4 करता 1 आता, तो यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि नंबर आपके 1 2 3 4 5 ही रहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि कौन सा नंबर, अब जब प्रोबेबिलिटीज निकालनी है ना, उसमें आपको एक प्रॉब्लम आएगा। आपको ये काउंटिंग भी करनी है। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3, एक्स की वैल्यू 3 है, यानी माइनस करने के बाद 3 किस किस कॉम्बिनेशन से आता है, 4 - 1 से भी आता है, 5 - 2 से भी आता है, 6 - 3 से भी आता है। और एक्चुअली ये माइंड में करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको करने का थोड़ा एक इजियर वे है, लेकिन ऑब्वियसली उसने यहां लिखा नहीं है कि वो इजियर वे क्या है, लेकिन हम ये ओ लेवल में जरूर पढ़ते हैं। पॉसिबिलिटी डायग्राम, अगर आपको याद हो, अगर हम पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लें तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये करना। नॉट दैट कि उसने हमें कहा है, बट यस हमें पता होना चाहिए कि हम इसको यूज कर सकते हैं कैसे। पॉसिबिलिटी डायग्राम कुछ ऐसे बनती थी कि हम कॉलम्स बना लेते थे, और कॉलम्स कितने बनेंगे, जितने हमारे पास नंबर्स हैं। तो 1 2 3
4 5 एंड 6। इसी तरह रोज भी सेम बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ऑब्वियसली इसके नीचे 6। साइड पे मैं नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और यहां पे मैंने जितने नंबर्स लिखने हैं वो माइनस करके लिखने हैं, तो यहां साइड पे मैं माइनस लगा लेता हूं। अच्छा, पहली चीज, सबसे पहले ये जो डायगोनल्स है ना, यहां पे 0 आ जाएगा क्योंकि इनके ऊपर मेरे सेम नंबर्स हैं। ठीक हो गया। बाकियों की जगह मैं इनके लिखूंगा 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, सॉरी 3 माइनस, हाँ 4 माइनस 1 3, 4 5, 1 1 2 3 4। समझ आ रहा है कैसे फिल हो रहा है? आपको समझ आ रहा है या नहीं पता लगा बता दो। ये देखो, इसका मतलब है यहां से भी 1 है और यहां से 2 है, तो 2 माइनस 1 1 होता है। यहां से 3 है, यहां से 2 है, तो 3 माइनस 2 1 होता है। इस तरह मैं फिल आउट कर रहा हूं। अब 3 माइनस 1 2 1, फिर 1 2 3, फिर 3 2 1 1 2, फिर 4 3 2 1 1, फिर 5 4 3 2 1। अब दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द आंसर, बट विदाउट दिस मेरे लिए करना मुश्किल है। अगर आप माइंड में भी कह रहा हूं, माइंड में आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल आप करो, ठीक है। बट यहां फायदा ये होता है कि सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखे हुए सामने, मेरे लिए सिलेक्ट करना इजी रहेगा, वैल्यूज को देखना इजी रहेगा। अब जो मुझसे वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने को कह रहा था, अब मैं वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इजीली बना सकता हूं। कैसे? मैं यहाँ पे दो रोज बन गई, इधर एक्स इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। पहले आप मुझे देख के बताएं एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? 0 1 2 3 4 और 5। ये हमने माइंड में पहले ही कर लिया था, बट हम देख भी सकते हैं टेबल से नीचे पॉसिबिलिटी डायग्राम से। ये आंसर है। अब जब मैंने इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, उसके लिए मेरी ये पॉसिबिलिटी डायग्राम बहुत हेल्प करेगी। यहां पे सिर्फ हम काउंटिंग करेंगे। पहले तो आप देख लो कि आपके टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं, यानी ये जो ब्लॉक है आपका, ये टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 36। तो मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 36 लिखूंगा। इनमें से जीरो कितने हैं? 6। तो ये बना 6/36। 1 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10/36। ठीक है। अब इसके बाद 2 गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/36। नेक्स्ट 3 कितने हैं? 6/36। 4 कितने हैं? 4 है। ओके, मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है कि दो दो करके कम हो रहे हैं। ओके, 5 कितने हैं? 5 2 ही है हमारे पास, 2/36। कोई बंदा कहे मैंने सिंप्लीफाई करके लिखना है, आप सिंप्लीफाई करके लिखें। आपने ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है, ओरिजिनल फॉर्म में लिखें। दोनों आंसर्स आपके एक्सेप्टेबल होते हैं। समझ आया आपको? ये पॉसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो टेबल ही आपका आंसर है। अगले पार्ट में वो आपसे एक्सपेक्टेड मीन और वेरिएंस पूछ रहा है। आई थिंक वो निकालना बहुत इजी है। पहले हम एक्सपेक्टेड मीन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे लिखूंगा ई ऑफ एक्स इक्वल टू 0 टाइम्स 6/36 प्लस 1 टाइम्स 10/36 प्लस 2 टाइम्स 8/36 प्लस 3 टाइम्स 6/36 प्लस 4 टाइम्स 4/36 प्लस 5 टाइम्स 2/36। कैलकुलेटर पे करें और देखें ये आपका एक्सपेक्टेड मीन क्या आता है। ओके, मैं बताता हूँ कैलकुलेटर पे अगर आप लिख रहे हो 10 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 10। नहीं समझ आया मैंने क्या किया? मैंने ना, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं सिर्फ न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये देखो पहला वाला तो ये 0 हो जाएगा, इसको मैं इग्नोर करूंगा। 1 टाइम्स 10 10। अब कैलकुलेटर पे लिखते जाओ 10
प्लस 16 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 10 कितना आया? 36 डिवाइड करती है 36 चलो डिवाइड बाय 36 के बाद 35/18 ये मेरा एक्सपेक्टेड मीन निकल आया। समझ आया? इस तरह आप विदाउट कैलकुलेटर पे ना इतना लंबा लंबा लिखना मुश्किल होता है, तो इसको हम तोड़ के ना इस तरह कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को मैं इग्नोर करूंगा, इसलिए पता क्या होता है, जब ये मैं लिखता हूं ना ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मैंने यहां पे डिलिबरेटली सिंप्लीफाई नहीं किया ताकि मेरे सबका डिनोमिनेटर 36 ही रहे। अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता ना, फिर बैठ के मुझे ना बैठ के कैलकुलेटर पे सारा लिखना पड़ता, वो मुझे तंग करता है। डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है ना, तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर्स के साथ डील कर सकता हूं। अब देखो मैं जब वेरिएंस निकालता हूं ना, अब मिस्टेक ना हो, ये देख लो क्या मैं करता हूं, मैं ये पूरे का पूरे को ना, ये इक्वेशन जो मैंने ऊपर लिखी थी, मैं इसको इसी तरह ना कॉपी डाउन करता हूं, और जब मैं इसको लिख लेता हूं ना, उसके बाद मैं आराम से हर एक्स के ऊपर स्क्वायर लगाता जाता हूं, यूं स्क्वायर लगा, और एंड पे माइनस मीन का स्क्वायर, यानी 35/18 का स्क्वायर। अब जब मैं इसको कैलकुलेटर पे करूंगा, मैं वही लॉजिक दोबारा से यूज करूंगा, बट थोड़ा ध्यान से, ताकि कोई गलती ना हो। पहला वाला पोर्शन तो मेरा वैसे ही 0 है, इसको मैं इग्नोर करूंगा कैलकुलेटर पे। अब कैलकुलेटर पे लिखना शुरू करो, 1 स्क्वायर इंटू 10, अगर आप डायरेक्टली 10 लिखते हो वो भी ठीक है। 2 स्क्वायर इंटू 8, प्लस हाँ प्लस 2 स्क्वायर इंटू 8, प्लस 3 स्क्वायर इंटू 6, प्लस 4 स्क्वायर इंटू 4, प्लस 5 स्क्वायर इंटू 2, इक्वल दबा दो। अभी डिवाइड बाय 36 ना करना चाहिए। 210 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 35/18 होल स्क्वायर। इसको आप इजीली कैलकुलेटर पे कर सकते हो। 665.324 डेसिमल में चाहे बता दो, 2.05 2.05, ये हमारा आंसर है। That's it। अब आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत सिंप्लीफाई करके कैलकुलेटर पे कैसे करना है। ये भी थोड़ा सा आपको ना टाइम के साथ साथ आप सीखोगे। ये मैंने बता दिया है कि यूं करते हैं ठीक है, वरना पूरा पूरा आपको बैठ के लिखना पड़ता है। तो प्रेफर करो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डिनोमिनेटर अगर आप अपना सेम रख सकते हो या बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लोग क्योंकि कैलकुलेटर, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी यहां पे भी निकालते हैं ना, तो लोग सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर आपको सिंप्लीफाई करके देता है। तो आप कोशिश करो, चाहे वो सिंप्लीफाई कर दे, आप कोशिश करो एंड पे डिनोमिनेटर सबका सेम कर लो, क्योंकि आपके लिए इजी होता है। क्योंकि जब ये जैसे हम ये पीछे वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये देखो मैं आपको सिखाता हूँ, पीछे वाला क्वेश्चन कर रहे थे, सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। हालांकि उसने यहाँ पे मुझसे मीन और वेरिएंस मांगा नहीं है, बट मुझे नजर आ रहा है कि मेरा डिनोमिनेटर डिफरेंट है। मैं कोशिश करता, अगर मैं मीन या वेरिएंस निकालता, मैं कोशिश करता मैं अपने डिनोमिनेटर सेम करूं, मैं टेबल चेंज ना करूं, बट मैं इनके डिनोमिनेटर सेम करके अलहदा से इनके नीचे लिख लूं। कैसे? सबके मल्टीपल डिनोमिनेटर में 7 है, 7 के टेबल में ये सारे आते हैं। आप देख लो कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करें या सबको किससे मल्टीप्लाई करें तो वो 210 बने। 7 को 30 से करेंगे, 7 को 30 से करेंगे, बिल्कुल ठीक है। 35 को 210 डिवाइड बाई 35 कर लो, 6। तो मैं इसको जब लिखूंगा ना, तो मैं इसको लिखता 6/210 यूं करके। फिर मैं इसको लिखता 30 से किया था ना, तो ये बनता 90/210। इसी तरह 80/210। अगला 210 डिवाइड बाई 14 कर लो, 15 तो ये 15/210। सबके डिनोमिनेटर मेरे लिए सेम हो गए। अब मेरे लिए मीन निकालना बहुत इजी है। सेम चीज विद वेरिएंस। चाहे आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपना टेबल लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो मुझसे मीन कहता, मैंने इसीलिए यहाँ पे चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे नजर आ रहा था अगले भी किसी पार्ट के अंदर उसने मुझसे मीन या वेरिएंस नहीं मांगा था, इसलिए मैंने वहां पे बात ही नहीं की, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। यहाँ पे जब आया, इसलिए मैं अब आपको इसके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोशिश करो, कर लो, नहीं भी करते इट इज ओके, बट उसमें प्रॉब्लम ये होगा कैलकुलेटर पे पूरी पूरी इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, जिसमें मिस्टेक ऑफ एरर बहुत ज्यादा हो जाता है। बट अगर आप लिख सकते हो बिल्कुल आप लिख, ठीक है। इस टॉपिक में इतना ही है। बताओ, समझ आया क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन बना ओके, और वो बनेगा कैसे? तो हमें रैंडम वेरिएबल दिया 1 2 3 4 उनको यूज कर ठीक हो गया। अब उसने कहा कि जो x की जो आपकी वैल्यूज हैं, जो उसने यहाँ ऊपर आपको दी हुई है, विच इज 1 2 3
एंड 4। ठीक हो गया। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं, और क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, तो सिर्फ आपने पढ़ के बताना है कि ये प्रोबेबिलिटीज कैसे फाइंड आउट होंगी। तो kx 5 minus x में सब्स्टिट्यूट करें. बिल्कुल ठीक है। हाँ बाकी लोग मुझे बताओ। हाँ हम ना नाम है मानो करत उमामा। Yes, sir. Like k times 1 plus k times is that. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए उसने कहा कि जो आपने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है ना, वो थ्रू दिस एक्सप्रेशन निकालनी है। वो कैसे निकलेंगी, जब आप x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तो आप x की जगह इधर भी 1 सब्स्टिट्यूट करो और इधर भी 1 सब्स्टिट्यूट करो। तो दोनों जगह जब आप 1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो देखो k टाइम्स 1 और 5 माइनस 1, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये निकल के आता है 4k। तो ये हमारी 1 की प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसी तरह मुझे 2 की प्रोबेबिलिटी बताते हो कि 2 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो 6k. 2 सॉरी कितनी आएगी। 6k. बिल्कुल ठीक हो गया। जब आप 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगी। 6k. ओके, और जब आप 4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा। 4k. 4k. बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, ये सारी वैल्यूज जो है वो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ। तो जो पहले पार्ट में वो आपसे 2 मार्क्स के लिए कह रहे हैं कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट करना है, तो ये वाला वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जो हमने कंप्लीट किया। अब अगले पार्ट में वो कहता है कि जो आपकी वेरिएंस है दैट शो दैट द वेरिएंस इज इक्वल्स टू 1.05। ओके सर जी। क्या आपने कुछ पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट किया हुआ है, क्योंकि कुरत कह रही है कि वो अपना माइक जो अनम्यूट नहीं कर पा रही। वैसे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन अभी चेक करते हैं। हाँ करो, देखो हो रहा है म्यूट के नहीं। Yeah, I can unmute it now. Thank you. आई डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन चल अब दोबारा ना Yeah, अनम्यूट हो तो बता देना। okay, thank ओके you. ठीक है, गुड। ओके अभी यहाँ पे देखो, तो ये सारी टर्म्स उसने कहा था कि दैट यू आर सपोज टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ के, तो जो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो सेकंड पार्ट था ना, उसमें उसने कहा है कि शो दैट द वेरिएंस इज इक्वल टू 1.05। तो बेसिकली वो आपको कह रहा है कि आपका जो वेरिएंस का जो आंसर आएगा दैट इज सपोज टू बी 1.05। अब वेरिएंस कैसे निकलती थी आई थिंक अब 2-3 लोग कल नहीं आए थे, तो मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। इसमें आपने करना ये होता है, तरीका ये होता है वेरिएंस निकालने का। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर चलो हम कर लेते हैं। ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन का, ये जो ई ऑफ एक्स है इसका स्क्वायर, इसको बेसिकली बोलते हैं मीन। तो पहले हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम मीन निकाल लेते हैं, जिसको हम ई ऑफ एक्स से लिखते हैं। अब उसका तरीका ये था कि आपने हर एक्स की वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। यानी पहली वैल्यू 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 4k, तो 1 इंटू 4k प्लस 2 इंटू 6k प्लस 3 इंटू 6k प्लस 4 इंटू 4k। ये बारी बारी आपने सबको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको नजर आएगी। ये जो k की वैल्यू है ये अभी हमने सो फार फाइंड आउट नहीं की। तो पहले आप लोग मुझे ये बताओ, ये k की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। Add or subtract 1. इक्वल्स टू 1, Okay, ऑल ऑफ बिल्कुल देम ठीक है। इक्वल्स टू 1। हाँ, ऑल इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्ट फिलहाल नहीं करना। Yes, sir. अगर आप देखो तो आपकी सारी वैल्यूज का जो हमें पता है कि हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू 1। तो आप सबसे पहला काम यही करो कि सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो। 4k प्लस 6k प्लस 6k प्लस 4k इज इक्वल टू 1। यहाँ से k की वैल्यू निकल के आती है। वो वैल्यू क्या है सबसे पहले आप मुझे वो बता दो। 1/20. 1/20, इसको हमने यहाँ लिख लिया। अगर मैं यहाँ पे मीन निकालता हूँ तो देखो 1 इंटू 4k प्लस 2 इंटू 6k प्लस 3 इंटू 6k प्लस 4 इंटू बताओ ये समझ आया कि नहीं आया। Yes. ओके Yes, इसको sir. सॉल्व करो, और सबसे पहले तो आप लोग मुझे बता दो ये आपका मीन जो है वो क्या निकल के आता है। Sir, 5/2. सॉरी कितनी आती है 5/2, Yes, sir. विच इज मीन 2.5। तो कोई और भी मुझे चेक करके बताता है।
क्या आप लोगों का एक्सपेक्टेड मीन क्या निकल के आया? जी सर, मुझे भी 5/2 मिला। जी ओके सर, ठीक वो है, हाँ मान ओके, कोई रह गया हो या कोई कर रहा होगा भी? ओके चलो ठीक है। जी सर, यही आंसर। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएंस ऑफ इट। अब वेरिएंस के लिए आपने करना क्या होता है कि यही सेम स्टेप्स थोड़े से रिपीट होते हैं, बट इसमें पहले आपने एक्स का स्क्वायर लेना होता है। तो देखो मैं इसी को कॉपी करके नीचे लेके आ रहा हूँ, और मैं आपको डिफरेंट कलर के ऊपर मैं मार्क करके दिखा देता हूँ कि आपने पहले हर एक्स की वैल्यू का स्क्वायर लेना है। यानी 1 स्क्वायर इंटू 4 के, 2 स्क्वायर इंटू 4 के, 3 स्क्वायर इंटू 4 के, 4 स्क्वायर इंटू 4 के, माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2.5, इसका स्क्वायर। तो देखो आपका वेरिएंस जो है अब क्या निकल के आता है। 1.05. ओके सब लोग एक दफा चेक करो, यू शुड बी एबल टू गेट द वेरिएंस एज 1.05। जी मिल गया। ठीक हो गया, हाँ करो मामा। जी मानो सेम। ओके ओके, देख लो किसी का रह गया तो बता देना। ओके इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ओके इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो वो कहता है कि आपके पास यहाँ पे एक फेयर डाइस है, ठीक है, और उस पे नंबर्स लिखे हुए हैं। अब वो कहता है x इज फाउंड बाय स्क्वेयरिंग द नंबर ऑफ द फेस ऑन द फेस दैट आई शो यू एंड देन सब्ट्रैक्टिंग बाय 4। ओके तो एक्चुअली दो चीजें हो रही हैं, पहले वो स्क्वेयर करता है और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता है। नंबर्स हमारे पास जो हैं वो हैं 1 2 2 2 3 एंड 6। ओके पहले तो हम x निकाल लेते हैं कि हमारे पास x की वैल्यूज जो है वो क्या बनेगी। अब वो निकलेंगी किस तरह, पहले आप सबका स्क्वेयर कर लो और फिर इनमें से -3 करेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, एंड देन यू सब्ट्रैक्ट -4, तो 1 -4 कितना आ गया? -3. -3। तो पहली वैल्यू हमारी निकल आई -3। उसके बाद 2 के साथ करते हैं, 2 का स्क्वायर वुड बिकम 4 एंड 4 -4 वुड गिव यू 0। तो ये 0 आ गया, इस वाले 2 के साथ भी 0 आ जाएगा और इस वाले 2 के साथ भी हमारा आंसर 0 आ जाएगा। बताओ पहले यहां तक समझ आ गया सबको कि वैल्यूज कैसे निकली यहां तक? Yes. जी ओके अगली में है वैल्यू 3 स्क्वायर विच वुड गिव यू 9। 9 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 5, और इसी तरह लास्ट वैल्यू है उससे क्या आंसर आएगा? 32. 32। बिल्कुल ठीक है। तो x की वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सी हो गई? अगर आप देखो तो x की वैल्यूज जो हमारे पास इस केस में बनती हैं, एक बनेगी -3, एक बनेगी 0, एक बनेगी 5 और एक बनेगी 32। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज बतानी है, बताते हो इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? पहला वाला होगा 1/6, 1/6, फिर 3/6, गुड, 3/6, और वन 5 ओवर की सिक्स 1/6 एंड 1/6। बिल्कुल ठीक हो गया। ये हमारे पास सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज निकल आई फॉर, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी एक्चुअली कंप्लीट हो गया। अब जब अगले पार्ट में वो कहते हैं कि एक्सपेक्टेड मीन भी फाइंड करना और आपने वेरिएंस भी करनी है, तो बताओ एक्सपेक्टेड मीन के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए? सॉरी क्या लिखना चाहिए? -3 टाइम्स 1/6, ठीक है, प्लस 3/6 and 0. बिल्कुल 0 टाइम्स 3/6 हो गया, प्लस 5 टाइम्स 1/6, ठीक है, और लास्ट वन 32 टाइम्स 1/6। बिल्कुल ठीक हो गया। इसको जरा सॉल्व करो, देखो आंसर जो है वो क्या आता 17/3.
ओके, चेक कर लो बाकी लोग भी एक दफा। 17/3 आपका आंसर आना चाहिए। जी आ गया। बिल्कुल ठीक। यस अब जब आप लोगों ने, ओके गुड हो गया। अब जब आप लोगों ने वेरिएंस फाइंड आउट करनी है, अब ये सेम चीज होगी ऑलमोस्ट। अच्छा, इसमें जो एक ध्यान रखना अब आप लोग के -3 का जब आप स्क्वायर लोगे ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो बस इसका सिर्फ आपने ध्यान रखना। तो सबके एक्स, सारी एक्स की वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर अटैच हो गया, एंड पे माइनस मीन का स्क्वायर, तो मीन आप लोगों ने निकाला 17/3 इसका स्क्वायर। अब आप देख लो इसका आंसर जो है आपके पास क्या आता है। सर 1298 Yes, sir. सर ये कितना आता है? 129। 8/9। ओके, 129/9। ओके बेटा, कोई और भी चेक कर लेता, देखो इफ यू स्टिल गेट Yes, द sir. सेम यही आ रहा आंसर और Yes, yeah. हाँ, अब 3-4 लोग रह गए, वो भी देख लो। जी सर सर। यही आ रहा। जी आ गया। ठीक, ओके ठीक है, आगे तो नेक्स्ट वन पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें पहला स्टेप प्रोबेबिलिटी है। आफ्टर द प्रोबेबिलिटी, ये एक्सपेक्टेड मीन एंड वेरिएंस आर द न्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू ट्राई आउट। ओके, जैसे मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, इसके ऊपर ट्राई करते हैं। ओके, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन रीड कर लो और फिर मुझे देखिए तो इसको स्टार्ट जो है वो कैसे कर सकते हैं। बताओ, ट्री समझ आ रहा है कि किस समझने का कि नहीं? अगर नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, बता दो। फिर स्टार्टिंग तो 0.4 और 0.6 से होगी। ओके, तो उनको लेबल क्या करूं? तो एक्चुअली इसको लेबल कर लेते हैं सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है, Yes. सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आप कह रहे हो 0.4 है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। ओके, उसके बाद फिर क्या होगा? तो फिर जो सक्सेस के बाद तो 1 ही आ जाएगा सीधा। और अच्छा, हाँ, मानूर कुछ कहने लगे थे। हाँ, बताओ। नहीं कुछ नहीं। ओके, कोई और बताओगे आगे करना क्या पड़ेगा? मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। हाँ, Would correctly or password incorrect दोनों। सॉरी, रिपीट करते हो, अगर पासवर्ड इनकरेक्ट है तो? Password correctly or password incorrect। हाँ, तो ये कहाँ पे बनाओ? सक्सेस और फेलियर के आगे? फिर ये खाली फेलियर के आगे नहीं बने। देखो, देखो खुद सोचो, आप इमेजिन करो कि आपने लॉगिन करना है
अगर आपका पासवर्ड ठीक है यानी सक्सेसफुल है, तो क्या आप दोबारा ट्राई करोगे पासवर्ड लगाने की? ये मैं सोच रही थी कि सिर्फ फेलियर होना हाँ। चाहिए। एग्जैक्टली इसके आगे कोई ब्रांच कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। किसके आगे कंटिन्यू होगी? वो फेलियर के आगे कंटिन्यू होगी। हम फेलियर के आगे फिर से ब्रांचेस बना लेते हैं। कौन सी ब्रांचेस बनेगी? यही सेम, सक्सेस और फेलियर। और उसने क्लियरली बताया है कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.4 होगी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0.6 होगी। अब दूसरी दफा भी पासवर्ड उसका अगर फेल हो जाए, तो फिर उसके पास सक्सेस और फिर फेलियर, और सेम ये प्रोबेबिलिटी दोबारा से रिपीट होगी 0.4 एंड 0.6। बताओ, थोड़ा सा समझ आया कि नहीं आया किस तरह से करना? Yes, sir. G. ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखते हैं बी पार्ट के, सॉरी सेकंड पार्ट के अंदर, वो ये आपसे कहता है लेट एक्स बी द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। हमने ये देखना है कि उसकी कितनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हैं। अब हो सकता है उसकी कोई भी अनसक्सेसफुल ना हो, एक अनसक्सेसफुल हो, दो हो, या तीनों की तीनों अनसक्सेसफुल हो। ठीक है, ओके। अगर मैं कहता हूं उसकी हमने टेबल कंप्लीट करना है, सबसे पहले मैं ये लास्ट वाले से स्टार्ट कर लेता हूं। अगर मैं कहता हूं कि उसकी तीनों अनसक्सेसफुल है, तो कौन सी ब्रांच सेलेक्ट होगी ट्री में से? The second one. ओके, अगर बिल्कुल ठीक कह रहे सेकंड वन से मतलब ये होगा, आपको चाहिए बताओ फेलियर सक्सेस की टर्म्स में बता दो, ज्यादा बेहतर है ताकि सबको समझ आए। सॉरी, देखो तीनों फेलियर होने चाहिए। अगर आप नोट करो, पहली भी अनसक्सेसफुल, सेकंड भी अनसक्सेसफुल और तीसरी भी अनसक्सेसफुल, तो ये लास्ट वाली ब्रांच है जो आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए फॉर ऑल थ्री अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। तो थ्री अनसक्सेसफुल के लिए आप लिख सकते हो 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6। देखो क्या आंसर आता है। 0.216. अब उसने खुद वो डेसिमल्स यूज कर रहा है, तो हम भी डेसिमल्स प्रेफर कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज एक्चुअली आप किसी तरह भी लिख लो, इट डजंट मैटर, बट वो डेसिमल कर रहा है तो हम प्रेफर यही करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, अगर मैं कहूं कोई भी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं है, तो कौन सी ब्रांच सिलेक्ट होगी? The first 0.4. 0.4. एग्जैक्टली तो इसका मतलब है वो पहली टर्न पे ही सक्सेस हो गया होगा, इसीलिए कोई भी फेलियर नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.4। ओके, और आखिरी टू वाली रह गई। अब आप इसको ट्री से भी निकाल सकते हो या इस तरह भी निकाल सकते हो कि आपको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है, तो जो वैल्यूज आप निकाल चुके हो उनको ऐड करके अगर आप 1 से माइनस करो, तो आपके पास ये 2 जो आखिरी मिसिंग है इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकल आएगी। तो ये कितनी आती है ये भी बता दो। 0.144. 0.144. गुड, हो गया 144। अब ये ट्री आपका ठीक, और सॉरी अब आपका ये टेबल बिल्कुल ठीक होगा, तो इसकी हेल्प से हम इसका लास्ट पार्ट कर लेंगे, जिसमें वो कहता है यू आर सपोज टू फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स मेड बाय नादिया ऑन एनी वन ऑफ द डे शी ट्राइज टू लॉग इन। ठीक है, एक्सपेक्टेड नंबर का मतलब यही होता है एक्सपेक्टेड मीन फाइंड आउट करना। ओके, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जरूर बोलते जाओ, मैं लिखता जाता हूँ। 0 times 0.4. ठीक है, प्लस 1 times 0.24. नहीं, हमने 1 टाइम्स पहले वाला ठीक है, 0 टाइम 0.24 ठीक है। नेक्स्ट वन Plus 2 times 0.144. बिल्कुल ठीक है, एंड द लास्ट वन Plus 3 times 0.216. बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर देख लो आपके पास क्या आता है। So 1.176. 1.176 बिल्कुल ठीक है। सब लोग देख लो एक दफा, किसी को कंफ्यूजन, कोई पॉइंट, कोई बात नहीं समझ आएगी तो मुझे बताओ। हाँ ऐसा, लामिया, मानू, मामा देख। सर समझ आ गया। ओके ओके, बट सर ये सवाल में कैसे हमें समझ आएगा कि ये लाइक मीन है? एक्सपेक्टेड बेसिकली का वर्ड जो था वो था यहाँ पे इंडिकेटर। एक्सपेक्टेड मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड नंबर, एक्सपेक्टेड मीन, ये सारे इसी कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो होता है वहां पे दो ही चीजें हो सकती हैं, या एक्सपेक्टेड मीन या वेरिएंस।
इसके अलावा इस टॉपिक में और कुछ है नहीं, ठीक है। ओके। हाँ हाँ ओके, किसी का क्वेश्चन तो नहीं है ना यहाँ तक? No, ओके, आई थिंक ये थोड़े पुराने क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई क्वेश्चंस कुछ न्यू रिसेंटली ट्राई करते हैं। ओके वेट, एक एक करके देखते हैं। अक्टूबर नवंबर 22 का वेरिएंट है। ओके, पहला ही क्वेश्चन है इसमें। ओके, 4 मार्क्स का है तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओके, पहले देख लो फिर मुझे बताओ इसका स्टार्ट जो है वो हम कैसे करेंगे, या इसमें हमें करना क्या होगा। पहले यहाँ से। फिर एक्सपेक्टेड मीन का फॉर्मूला यूज है, इक्वल पुट करें। सर हम टू इक्वेशंस एक्सपेक्टेड मीन, हाँ बिल्कुल, आपने ज्यादा बेहतर कहा कि 2 इक्वेशंस बनेंगी। अब वो 2 इक्वेशंस बनेंगी कैसे, नेक्स्ट को एक टास्क ये है। बनेगी मीन के साथ और एक बनेगी इज इक्वल टू y के साथ। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। पहले हम कर लेते हैं कि हमें पता है कि हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी का जो इक्वल होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम यहाँ पे इसकी एक इक्वेशन सेट कर लेते हैं, 0.12 प्लस पी प्लस क्यू प्लस 0.16 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1। इसको हम p प्लस क्यू को यही रखते हैं, बाकी टर्म्स को आप उधर जाके 1 से सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो इसका आंसर जो है आपके पास क्या आता 0.42 है, 0.42। 42 दूसरे केस के अंदर देखो क्या हो रहा है, जब वो एक्सपेक्टेड मीन हमें दे रहा है तो वी आर सपोज टू फाइंड द एक्सपेक्टेड मीन। जब हम उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो -2 इंटू 0.12 प्लस -1 इंटू पी प्लस 0.5 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू 0.16 प्लस 2 इंटू 0.3, और इसका जो टोटल है वो इक्वल्स टू 0.28 होगा। अब जो वैल्यूज मुझे जुबानी पता लगती है वो मैं लिख देता हूँ। जैसे ये बनेगा -0.24 माइनस पी प्लस 0.5 क्यू प्लस 0.16 प्लस 0.6। अब -p प्लस 0.5 क्यू को आप इसी साइड पे रहने दो, और बाकी टर्म्स को अगर आप उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर लो तो देखो क्या बनता है। -0.2 -0.2 यही आ रहा है सबका। यस Yes. 0.24 ओके, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 थी और ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब दोनों को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन की तरफ जा रहा हूँ, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है नीचे दोबारा से, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप खुद देखो, आपकी -p प्लस p एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1.5 क्यू, और इस साइड पे आ जाएगा 0.22। तो यहाँ से आप क्यू की वैल्यू देख के बता सकते हो क्या निकल के आएगी। हाँ, क्या निकल के आता है? फिर 0.12 0.12 निकल के आती है क्यू की वैल्यू।
ओके, अब मुझे पी की वैल्यू भी बता दो। इस क्यू की वैल्यू को उठाओ, चाहे इक्वेशन 1 या 2 में से आप कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर लो। ये मैंने 1 के ऊपर एरो बनाया है, तो आप देख लो कि आपकी पी की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आती है। Sir, 0.2 divided by 5, right? दोबारा बोलते हो 0 पॉइंट, No, no, sir. आपकी आवाज कट गई, दोबारा बोलो, मुझे समझ नहीं आया। Sir, for Q की value 0.22 divided by 1.5. हाँ, क्या आता है? मेरे पास 0.146 आ रहा है। Same. ओके, किसी 146 आ रहा है। ओके, और किसी ने किया बेटा? दो लोगों ने 0.146 हाँ जी एक्चुअली सर, चेक किया। 0.146 आ रहा है। ओके, एक सेकंड देख लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं सर कर वो ली हमने। ऊपर -0.24 था। जी सर, क्योंकि मैंने किया तो वो 0.24 आ रहा है। मेरा भी 0.146 आ रहा है। ओके, एक सेकंड, ठीक है, आप लोग कह रहे हो ये वाली वैल्यू गलत लिखी हुई है, जी माइनस जी जीरो जी पॉइंट टू फोर जी, ओके 24 लिखनी चाहिए, आपने 0. सिर्फ 2 लिखा हुआ है। ओके, ये अगर 0.24 है तो ये 0.22 के बजाय यहाँ क्या वैल्यू आती है? 0.1 0.1 आती है। ओके, अब देखो 0.18। अब आती है Yes. 0.18। ओके, सॉरी, अब देखो 0.3, क्योंकि 0.18, एक मिनट। देख लो, कोई बात नहीं, आराम से देख लो। 0.12. ओके, इससे 0.12 निकल के आती है, ठीक है, इससे पी की वैल्यू भी निकालो, देखो क्या आती है। 0.3. बिल्कुल ठीक हो गया, ये हमारी पी की वैल्यू निकल आई दोनों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें एक्चुअली कुछ भी ट्रिकी नहीं था। समझ आया कि नहीं आप? ओके, पहले पार्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिक हैज 3 कॉइन्स, वन ऑफ द कॉइन इज फेयर, द अदर 2 कॉइन्स आर ईच बाय, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड इज 1/4। ओके, अब कुछ ऐसा करते हैं, डाटा को ना थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये एक कॉइन है और ये आपके 2 कॉइन्स हैं। इसमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दोनों सेम होंगे, विच इज 1/2 एंड 1/2। अब जो बाकी दो रिमेनिंग कॉइन्स है, जो 22 कॉइन्स हैं, उसमें उसने कहा कि आपके हेड की प्रोबेबिलिटी इज 1/4, तो आपके टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हाँ, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 3/4. 3/4, बिल्कुल ठीक है। अब वो कहता है कि एरिक थ्रोज ऑल 3 कॉइन्स एट द सेम टाइम। ठीक हो गया, तीनों कॉइन्स वो इकट्ठे फेंकेगा। अब उसने कुछ इवेंट्स दिए हैं जिसको वो ए और बी से डिस्क्राइब कर रहा है। इवेंट ए है कि ऑल 3 कॉइन्स शोज द सेम रिजल्ट, यानी तीनों पे हेड आ जाए या तीनों पे टेल आ जाए। और इवेंट बी ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ द 22 कॉइन्स शो हेड। ओके, इसमें मुझे लग रहा है कुछ सिनेरियोज बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, तो आप मुझे बताते हो कि आपको क्या सिनेरियोज बनते हुए नजर आ रहे हैं। इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सिर्फ इवेंट बी पूछ रहा है, तो हमारा फोकस सिर्फ इस लाइन पे होना चाहिए। बताते हो? HHT. ओके, हम ऐसा करते हैं। अच्छा, अब देख लो, ऑर्डर थोड़ा ना हम अपने लिए ऑर्डर डिफाइन कर लेते हैं। पहला मैं अनबाइस्ड रखूंगा और अगले मेरे दोनों कॉइन्स जो होंगे वो बाइस्ड होंगे, इस ऑर्डर से रख लेते हैं, ठीक है? यानी Yes. जिस ऑर्डर में मैंने, जिसना मैंने इस ऑर्डर में यहाँ लिखा है, ये मेरा अनबाइस्ड कॉइन है और ये मेरे दोनों बाइस्ड कॉइन्स थे, तो ऑर्डर यही रखेंगे, पहले अनबाइस्ड का और फिर दोनों बाइस्ड का। अब दोबारा से शुरू से बोलते, मुझे पहले वाला मैंने सुना नहीं सही से, क्या बोला था? अच्छा, एच, आगे, वापस। सॉरी क्या बोला, समझ नहीं आया मुझे। फिर HHT। ओके, इसमें हमने एटलीस्ट वन ऑफ द बाइस्ड कॉइन इज हेड, तो हेडेड टेल हो गया। ओके, इसके अलावा तो फिर टेल हेड हेड। टेल हेड हेड, इसके Then अलावा 3 heads। 3 हेड्स। Yes.
ओके 3 हेड्स कर लेते हैं, इसके अलावा हेड टेल हेड सॉरी रिपीट। हेड टेल हेड हेड टेल हेड, ओके अदर देन दिस Head, head, tail. नहीं वो हेड नहीं। टेल तो हो गया हुआ। फिर tail head. टेल्स टेल्स हेड बिल्कुल ठीक है। 6 होने चाहिए, कितने हो गए हमारे? 5 हुए अभी। फिर हेड टेल Tail, टेल tail, tail. नहीं टेल 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 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसमें एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए ऑन द फिर बाइस्ड पॉइंट। टेल हेड टेल हो सकता टेल हेड टेल बिल्कुल हो सकता है। ओके और तो कोई सिनेरियो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आप सबके अंदर नोट करो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जो 22 कॉइन्स हैं, ये हेड, ये वाला हेड, ये वाले हेड, ये वाला हेड, ये हेड और ये हेड, यानी सेकंड या थर्ड के ऊपर ही मेरा हेड जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ। समझ आया कि नहीं आया कि सिनेरियोस कैसे बने? यस सर एक और सिनेरियो नहीं बन सकता, हेड टेल टेल? लेकिन वो जो हेड टेल टेल के अंदर 22 पॉइंट के ऊपर हेड आ रहा है। अगर आप मुझे बोल रहे हो हेड टेल टेल, आपके 22 पॉइंट्स कौन से हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में से? हम किसको रख रहे थे? 22। हाल है, आपसे पूछ रहा हूँ। जी आपने क्वेश्चन नहीं सुना, मैं ये कह रहा हूँ हम 22 कॉइन्स कौन से रख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में से? सेकंड एंड थर्ड। तो जब सेकंड एंड थर्ड पे आप फोकस करो, जिसपे आपने दोनों टेल मुझे बताए हैं, बट उसकी कंडीशन क्या थी इवेंट बी की? कि जो 22 कॉइन है उसके ऊपर एक एटलीस्ट एक हेड होना जरूरी है। तो क्या इसमें एटलीस्ट 1 हेड आ रहा है 22 कॉइन पे? नहीं। तो इसलिए ये वाला सिनेरियो नहीं हो सकता। अगर आपको कोई और भी सिनेरियो लगता है तो पूछ लो मुझसे, मैं बता दूंगा कि क्यों नहीं होगा। हाँ बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? ओके अब आप लोग मुझे ध्यान से देख के वैल्यूज बताओ। ये ऊपर वैल्यूज लिखी हुई है सारी, 22 की भी लिखी है, अन22 की भी लिखी हुई है। तो जरा देख के बताओ क्या वैल्यूज लिखेंगे ऑर्डर से। हाँ फर्स्ट हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? बाय 2 बिल्कुल ठीक हो गया, 1/2। इस वाले हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4 1/4, बिल्कुल ठीक है। और टेल की? 3/4 बिल्कुल ठीक है। बेटा बाकी सबको समझ आया है कि नहीं आया कि प्रोबेबिलिटीज कैसे लिखी है? जी. ओके नेक्स्ट वाले का भी बताओ कोई। 1/2. वो तो ये biased है। सॉरी क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा पूछते हो मामा? वो फर्स्ट हेड हेड टेल में लास्ट टी biased है। देखो हर हर सिनेरियो के अंदर, इन ऑल दीज सिनेरियोज, आखिरी वाले जो 2 रखे हैं मैंने दोनों को 22 रखा है हर एक के अंदर, ठीक है। और जो फर्स्ट था ना उसको 22 रखा है, अनबाइस्ड रखा है ओके। सॉरी। हाँ ठीक है ओके अब बताओ। अब आगे दोनों हेड है, आगे दोनों हेड्स की प्रोबेबिलिटी 1/4 इंटू 1/4 प्लस अब ये थर्ड वाले की क्या होगी? 1/2 times 1/4 times 1/4. वेरी गुड ठीक हो गया। नेक्स्ट वन। 1/2 times 3/4 times 1/4. वेरी गुड। नेक्स्ट वन। 1/2 times 3/4 times 1/4. 1/4 द लास्ट वन। 1/2 times 1/4 times 3/4. 3/4 गुड। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, देख लो आंसर्स जो है वो क्या आते हैं। जैसे ये तो बनेगा 3/8 into 4, ये 3/32, 1/32, 1/32,
3/32, 3/32, 3/32। तो आई थिंक अब इजीली टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। 3 + 1 4 5 3 8 6 14, 14/32। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो 7/16 इज द आंसर, और यही आपने यहाँ पे प्रूफ करना था। बताओ समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा ट्रिकी था, बट yeah, that's how you were supposed to do it. Yes, sir. ओके। अब अगर, हाँ पूछ लो अगर अभी भी स्टिल किसी का क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट वाला, ये अगर आप देखो तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का उसने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अगर आप इस पार्ट को देखो तो इसमें वो कहता है इसका एक्चुअली सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ A into B over B. A and B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ B के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ B उसने ऑलरेडी हमें खुद भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो तो हम डायरेक्टली वहां से देख लेंगे। अब थोड़ा ए न्यूमिनेटर के अंदर थोड़ा सा अब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। उसमें कहता है ए एंड बी, यानी होना क्या चाहिए अगर ये दोनों इवेंट्स ट्रू हो, इसका मतलब ये है कि इन्हीं इवेंट्स में से मुझे कुछ सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये सारे बी के इवेंट्स हैं। इनमें से इवेंट मुझे सिलेक्ट करना है। अब वो कौन सा इवेंट सिलेक्ट करना है जिसमें तीनों कॉइन्स के ऊपर सेम रिजल्ट हो। तो जरा मुझे देख के बताते कि कौन इन 6 सिनेरियोज में से कौन सा वाला सिनेरियो है जिसपे तीनों पे सेम रिजल्ट है। 3 heads. 3 heads. 3 हेड्स वाला, ये वाला अगर किसी को नहीं पता लगा, सेम रिजल्ट जो है वो सिर्फ एक सिनेरियो है जिसमें सेम रिजल्ट आ रहा है, जो कि ये वाला। तो हेड हेड हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप देखो तो लिखी हुई भी है ऊपर, 1/2 into 1/4 into 1/4, and the whole thing is divided by what? 7/16। 7/16. गुड, इसका देखो आंसर जो है वो क्या आता है। 1/14. 1/14, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। गुड, ओके, बाकी लोग भी देख लो बेटा, किसी को क्वेश्चन कोई चीज कोई बात ना समझ आई हो। ओके, इसका अब इसके लास्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट अगर आप नोट करो तो इसके अंदर वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने को कह रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं डिफाइन एक्स को क्या कह रहा है। अब वो कहता है द रैंडम वेरिएबल एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन व्हेन एरिक थ्रोज 3 कॉइंस, यानी वो तीनों कॉइंस फेंकेगा और जितने भी उसके नंबर ऑफ हेड्स आएंगे उसको बेसिकली वो एक्स कह रहा है। तो आप मुझे बता सकते हो उसके कितने नंबर ऑफ हेड्स आ सकते हैं? 0, 1 or 1, 2, 1. 0 सॉरी, नहीं 0 1. 1, 0 भी हो सकता है कोई भी हेड ना है। क्यों नहीं हो सकता? मे बी देयर इज नो हेड। ओके, 0 और 1 2 2, and 3. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हो गया, 3. बिल्कुल ठीक है। अब जीरो हेड का क्या मतलब है? यानी जब मैं यहाँ, चलो एक सेकंड में एक्स इक्वल टू 0 की बात करें सबसे पहले, जीरो हेड का मतलब ये है कि तीनों आउटकम्स उसके क्या होंगे? टेल्स। Yes. Yes, sir. ओके, तीनों टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर आप ऊपर में थोड़ा स्क्रॉल 1/2 ऊपर देख लो, into 3/4 into 3. बिल्कुल ठीक है। पहला कॉइन मेरा अनबाइस था तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, बाकी जो दो रिमेनिंग मेरे कॉइन्स है दोज वर बाइस्ड, जिसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 into 3/4। तो इसका आंसर क्या बनता है? 9/32 आई थिंक। बताओ ये पहला वाला समझ आया? ओके गुड। इसी तरह अगर मैं कहूं, अब यूजुअली अगर आप देखो ना मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में एक सबसे पहली प्रोबेबिलिटी निकालना आसान होता है और एक सबसे एंड वाली प्रोबेबिलिटी निकालना आसान होता है। बीच वाले में सिनेरियोस बनते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं लास्ट वाला सबसे पहले, x इक्वल टू 3 का। x इक्वल टू 3 में कौन कौन, हाँ जी पहले पूछ रहा मानो। उसमें हम 1 minus
आपकी आवाज लैग हो रही है, दोबारा बोलते हैं। जीरो वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग हाँ। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 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 नहीं कर सकते? बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। नहीं, वो नहीं कर सकते एक्चुअली। उसमें हेड हेड के बजाय हेड टेल हेड भी माइनस करना पड़ेगा। बात समझ आ रही कि हेड टेल हेड, हेड्स को भी मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि तीनों हेड हो, एक हेड भी तो हो सकता है, दो हेड्स भी तो हो सकते हैं, इसलिए वो गलत है। ओके, अब x इक्वल टू 3 के बारे का मतलब है कि तीनों आपके हेड्स होने चाहिए। तो इसको हम लिख लेते हैं हेड हेड और हेड। वैल्यूज बोलते हो क्या लिखेंगे? फिर 1/2 1 into over 1 over 2 times 1 over 4 times 1 over 4. बिल्कुल ठीक है। इससे आंसर हमारा आ जाएगा 1/32। अगर मैं कहता हूँ x इक्वल्स टू 1 निकाल लेते हैं हम। ओके, एक हेड रखना है, बताओ क्या सिनेरियोज बनेंगे? फिर tail head टेल टेल हेड, ओके। tail head tail टेल हेड टेल head tail tail हेड टेल टेल, दैट्स इट। ठीक है, अब वैल्यूज बोलो। फिर 1/2 into 3/4 into 1/4 3/4 into 1/4 प्लस नेक्स्ट 1/2 into 1/4 into 3/4 1/4 into 3/4 and the last one 1/2 into 1/4 into 3/4 what? नहीं, लास्ट वाला दोबारा बोलो। फिर 1/2 into 1/4 नहीं, नहीं wait 3/4 और टेल, 3/4 yes हाँ टेल की प्रोबेबिलिटी तो 3/4 है ना। 3/4 into 3/4, इसको अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 + 3 6, 6 + 9 15 आ जाएगा। ओके, तो इसको हम लिखते हैं 15/32। बताओ समझ आया कि नहीं आया? आखिरी 1 की 2 की प्रोबेबिलिटी भी बता दो। आई थिंक वो सबसे आसान है निकालना। आप किसी को अगर नहीं पता कैसे निकालनी है तो पूछ लेना। फिर 7/32 और ये निकाली कैसे, ये भी बोल दो। equal to 1 रख के सारी वैल्यूज पॉइंट्स बिल- बिल्कुल ठीक है, आपने टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से बाकी जो 3 टेबल में वैल्यूज हैं उनको माइनस किया, तो मिसिंग एक प्रोबेबिलिटी आपकी निकल आई। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ ठीक है, फिजा, हमना, लाम, बताओ, मानू, कुरत, मामा। जी समझ आ गया। हाँ ओके, जी सर। ये आया टॉपिक समझ के ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस सर ओके, कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके प्रोबेबली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो वो छोटा सा है, इजी टॉपिक है, और हाँ बहुत इजी हो एक्चुअली। ओके, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज जाना है तो जा सकते। सर कल क्लास 3 o'clock है हाँ 3 o'clock।